जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम जनवट है। आज हमारे फ्री लेक्चर्स के सेशन थे, ये आज और कल चलते रहेंगे। उसके बाद सिर्फ जो हमारे पेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को लिंक अवेलेबल होगा। 9 से 10 में हमने आईआर की क्लास ली, 10 से 11 में हमने पाकिस्तान अफेयर्स की और अब 11 से ऑनवर्ड्स हम बेसिक आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। ये है क्या? पहले तो मैं थोड़ा सा इस पे दो तरीके से बात कर लूँ आपके साथ। आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स बुनियादी तौर पर इटसेल्फ, ये आइडिया दो तरह से मैंने सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया। पहली दफा 2016 में इसको शुरू किया था मैंने। 2016 में जनवरी के महीने में मैंने ये शुरू किया था और उस वक्त ये था कि मैंने स्टूडेंट्स को 10 डिटेल्ड ऐसे करवाए थे कि वो स्टूडेंट्स कि जो खुद नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट उनको 10 टॉपिक्स पे डिटेल्ड पूरा कंटेंट मैंने डेवलप करवा के दिया था पहली दफा। ये सिलसिला 2016 से चलता आ रहा है और अब मेरा इरादा है कि मैंने 2024 की अटेम्प्ट के लिए ये 25 डिटेल्ड कंटेंट डेवलप करवाऊंगा मैं अपने स्टूडेंट्स के। एक तो आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का ये एक सिलसिला है जो मैंने 2016 से शुरू किया। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो खुद नहीं पढ़ते। आइडियल तो ये है कि स्टूडेंट खुद ही पढ़े। इस सारे प्रोसेस में मैंने ये नोट किया कि जो मैं आर्गुमेंट्स दे रहा हूं स्टूडेंट उसको समझ तो रहा है उस वक्त पे, लेकिन बाद में भूल जाता है। मैंने काफी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया कि भाई मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, क्या इश्यू है। तो जो मुझे फील हुआ वो ये हुआ कि स्टूडेंट्स की बेसिक्स ही नहीं है। 90% सीएसएस सोशल साइंसेस पे मबनी है और स्टूडेंट्स की बेसिक्स ही नहीं है बिल्कुल। बुनियादी फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जेंडर, रिलीजन, बुनियादी जो पॉइंट्स हैं इन डिसिप्लिन्स के, वो एक सीएसएस के, पीएमएस के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स की वो बेस होनी चाहिए। तो ये चीज फिर मैंने 2020 में पहली दफा मार्च में लॉकडाउन से थोड़ा सा अरसा पहले ये शुरू किया सिलसिला। 2-3 क्लासेस ली, फिर लॉकडाउन हो गया तो कंटिन्यू नहीं कर सका। 2021 में मैं इसको मटेरियलाइज नहीं कर सका। 22 में फिर मैंने इसको 100, पहले 50 की आइडियाज के नाम से सेशन चलाया, फिर 100 की आइडियाज के नाम से 2022 में। और अब इस दफा 2023 में मैं इसको लगभग ये 200 की आइडियाज बन जाएंगे जी, जो अभी इस वक्त आप मेरे साथ क्लास ले रहे। इसका डिटेल्ड जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, वो अपलोडेड है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमारी कम्युनिटी में मौजूद हैं। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल आज जिनको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, वो कोऑर्डिनेटर को
व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, उससे ये 40 लेक्चर्स हैं, 40 लेक्चर्स। अच्छा, ये 40 से 50 तक भी जा सकते हैं। तो मैंने ये जरूरत महसूस की कि ठीक है, जो मैं ये करवाता हूँ, साल में ये एक सेशन होता है मेरा, तो है, लेकिन बुनियादें नहीं है स्टूडेंट्स की। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें डिस्करेज किया जाता है कि जो आपका भाई सेमेस्टर का पोर्शन है बस वो पढ़ो, उसके अलावा चीजों को क्या देखना। तो सीएसएस के स्टूडेंट्स की ये बेसिक्स होनी चाहिए। इन बेसिक्स के बगैर, और ये सेशन मैं लोएस्ट फीस पे, यानी ये 40 से 50 सेशंस हैं और इसकी टोटल फीस ही 4900 है, यानी कि 100 रुपीज तकरीबन एक लेक्चर की कॉस्ट स्टूडेंट को पड़ती है। और उसमें उसको बहुत सारे डिसिप्लिन, उनके बेसिक आइडियाज उसके क्लियर हो जाएं, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ताकि कल को अगर वो कोई डेमोक्रेसी पे या किसी भी आइडियोलॉजी पे बात हो रही हो तो वो बात कर सके, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई ना बना रहे। कल को वो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ता है या आईआर पढ़ता है तो उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बेस बनी हुई हो, जिसे वो खुद भी बना सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट खुद पढ़ता नहीं है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी रीडिंग हैबिट होती है, बहुत कम। तो इस सेशन का बुनियादी मकसद ये है कि मैं कम से कम फीस में अपने स्टूडेंट्स की बुनियादें बना दूं। अगर 200 से ज्यादा की आइडियाज जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बातें करूंगा, तो यार 50-60 भी अगर उनको समझ आ जाए, किसी को 50-60, किसी को 100, मैं तो ये कहूंगा किसी को 10-12 भी अच्छी तरह समझ आ जाए, तो एटलीस्ट मैं ये समझूंगा कि मेरी तरफ से ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन रही। तो ये सेशन खालिसतन मेरा शौक है कि स्टूडेंट्स की बेस बने, वो ये रियलाइज करें इस चीज को। जो मैंने पैसे कमाने होते हैं वो मैं ये ऐसे कि कंटेंट 25 करवाने हैं मैंने, मैं इससे कमा लेता हूँ, मैं करंट अफेयर से भी कमा लेता हूँ, मैं पाकिस्तान अफेयर से कमा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर कम से कम फीस रखने का मकसद ही यही, 40 से 50 लेक्चर्स डेली लेक्चर, उसका मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स की बेस बन सके। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं। आज का और कल का क्लास फ्री क्लास होगी, और उसके बाद सिर्फ जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही लिंक, वो ईमेल वाहिद आप लोगों से आपकी डिमांड कर लेगा, आप उसको वो परफॉर्मा फिल करके अप्लाई कर देंगे, उनको उनके ईमेल पे फिर रजिस्ट्रेशन लिंक चला जाएगा, सिर्फ वही क्लास ले सकेंगे। लेकिन कल की और आज की क्लास तो फ्री क्लास है, कोई भी ले सकता है। सिलेबस इसका सारे का सारा मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो राब्ता कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर से। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिक्स हैं क्या। डेमोक्रेसी, हम अक्सर डेमोक्रेसी को जब व्यू करते हैं, जब इस पे बात करते हैं, तो क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां वन मैन वन वोट है का फलसफा है। सही है जी, सीधा सीधा यही देखते हैं ना। क्यों जी?
जब हम डेमोक्रेसी के देखते हैं, हम कहते हैं जी वन मैन वन वोट। हम ये देखते हैं कि जिसको वोट ज्यादा मिल जाए वो जीत गया। जमहूरियत यही है कि आप वोट करें, डेमोक्रेसी यही है। कुछ इसमें फिर ये डिबेट करते हैं कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी आप कैंडिडेट प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, आप डायरेक्ट उसको वोट दे रहे हो। जिसको वोट ज्यादा मिल गए वो सदर बन गया, वजीर आजम बन गया। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ये कि आप अपने प्रेसिडेंट को या अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दे रहे होते, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे रहे होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव अगले फोरम पर फिर सदर को या वजीर आजम को वोट देता। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडोनेशिया में है, फ्रांस में है, ये कुछ बड़ी एग्जांपल्स हैं जहां डायरेक्ट लोग कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। ईरान है, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग वोट दे रहे होते हैं। अफगानिस्तान है, इनडायरेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स इनडायरेक्ट है। इंडिया में लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दे रहे होते, वो तो असेंबली के मेंबर को वोट दे रहे होते हैं। असेंबली के मेंबर्स जिसके फिर ज्यादा हो गए, पाकिस्तान में भी इसी तरह। ये इनडायरेक्ट होती है। लेकिन डेमोक्रेसी जब शुरू हुई थी तो ऐसी नहीं थी। फिर डेमोक्रेसी में ही लोग सिस्टम पर डिबेट करना शुरू हो जाते हैं। कौन सा सिस्टम अच्छा है, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री? हालांकि ये डेमोक्रेसी की डिबेट नहीं है, लेकिन लोग इसको भी, इस सिस्टम की डिबेट को भी जमहूरियत में ही ले आते। फिर ये डिबेट भी हो रही होती है कि चाइना डेमोक्रेसी है या नहीं। तो चाइनीज कहते हैं यस, हम एक डेमोक्रेसी। लेकिन हम जब व्यू करते हैं, हम कहते हैं ले, कौन सी डेमोक्रेसी है भाई चाइना में? वहां कौन सा वन मैन वन वोट है? वहां तो नहीं। लेकिन चाइनीज कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी मेरिटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है। मेरिटोक्रेटिक, ये आ रहा है। मेरिट की बुनियाद पर हमारा बंदा रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जाता रहता है। मेरिटोक्रेटिक है, हम वोट 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 पे नहीं, मेरिटोक्रेटिक। तो वो अपनी उसको डेमोक्रेसी समझते हैं। इस्लाम, जब आप वेस्ट के लोगों से पूछते हैं कि क्या इस्लाम में डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं नो। मुस्लिम्स कहते हैं यस, क्योंकि इस्लाम में डेमोक्रेसी राय का इजहार है। जालिम हुक्मरान के सामने भी राय का इजहार आप कर सकते हो। राय का इजहार है तो ठीक है, वोटिंग नहीं है, वोटिंग नहीं है, लेकिन राय का इजहार। तो जरूरी नहीं है कि जब ये वर्ड आपके सामने आए डेमोक्रेसी, तो आप इससे मतलब यही समझें कि भाई ये वोटिंग ही होगी, राय का इजहार। इसीलिए वर्ड जब यूज किया जाता है डेमोक्रेटिक स्पिरिट, हमारी फैमिली में बड़ी डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जी।
हमारे मोहल्ले में बड़ी डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, तो वो क्या वोट डाल रहे होते हैं, राय का इजहार, हाँ भी तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, राय का इजहार। ये राय का इजहार पहली दफा एथेंस में हुआ था। एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक्स का तो पता है ना, यूनान, उसका एक शहर था एथेंस, वहां पे हुआ था। हजूम इकट्ठा हो गया और अपनी राय का इजहार शुरू हो गया, शोर। और इस शोर को, इस हजूम को, इस राय के इजहार को एथेंस के बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने नापसंद किया है। उठा के देख लें प्लेटो को, उठा के देख लें सोक्रेटिस को, इन्होंने नापसंद किया है। लोगों की राय, अवाम की राय, ये जरूरी नहीं है ये ठीक भी हो। राय पढ़े लिखे काबिल लोगों की होती है बस। तो डेमोक्रेसी जहां से शुरू हुई, इसको नापसंदीदगी के साथ देखा। असल में जमहूरियत जहां से शुरू हुई, आज जो हम और आप डेमोक्रेसी देखते हैं ना, ये वोट वाली, और जमहूरियत में इंसानी हकूक होते हैं, जमहूरियत में डेवलपमेंट होती है, जमहूरियत में फ्रीडम्स होती हैं, ये सारे काम 18th सेंचुरी में होने वाली दो डेवलपमेंट्स की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लस अमेरिकन रेवोल्यूशन। यहां से बात बनी है कि भाई लोगों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लोगों की राय उसको कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से अगर इम कर लिया जाए, लोगों के हकूक बड़े जरूरी हैं जी। तो जमहूरियत के साथ आइन, कानून, राइट्स, आजादियां, ये जुड़ना शुरू हो गई, ये वैल्यूज हैं, ये अकदार हैं, ये जुड़ना शुरू हो गई। सो आज मैं और आप जो जमहूरियत देखते हैं ना जी, उसकी बुनियाद तो बड़ी नापसंदीदा थी। बड़े बड़े फिलोसफर एथेंस के पसंद नहीं करते थे, ये क्या फजूल चीज, आवाम की राय, फजूल बात। लेकिन आज आवाम की राय, उसको वेटेज दिया जाता है। सो डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि वो वोट के तनाजुर में हो, जरूरी नहीं। ये जेहन में बिठा लें अच्छी तरह बात। फिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कंपैरिजन बनाया जाता है। रिपब्लिक उर्दू में मतलब जमहूर, डेमोक्रेसी जमहूरियत। तो बंदा कहता है ये जमहूर है, ये जमहूरियत है, तो एक ही है, एक नहीं है। जमहूरियत में आवाम की राय, आवाम क्या कहते हैं, जमहूर आइन क्या कहता है।
आइन की बालादस्ती। जमहूर, नो मोनार्की, मोनार्की नहीं होगी। जमहूर, हम इजाजत नहीं देंगे कि मेजॉरिटी डोमिनेट कर जाए माइनॉरिटी को। नो, हम इजाजत नहीं देंगे। हम कानून ऐसे बनाएंगे कि जिसके जरिए माइनॉरिटी को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे रिपब्लिक में। जमहूर, अवाम की राय जो अक्सरियत में है वो तो अपनी बातें फिर नाफिज किए जाएंगे। सो रिपब्लिक इज मोर प्यूरिफाइड फॉर्म। रिपब्लिक में जमहूरियत हो सकती है, लेकिन आइन के ताबे, कवानीन के ताबे। ये एक बुनियादी चीज, खासतौर पे आईआर और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स। जब कहा जाता है ना डेमोक्रेसीज डोंट फाइट विद ईच अदर, इंडिया भी डेमोक्रेसी, आप भी डेमोक्रेसी, तो फाइट तो करते, जंगें भी की हैं, क्लैशेस भी हैं। तो बात होती है वो कौन सी डेमोक्रेसीज, वो जो एक आइडियल रिपब्लिक के फ्रेमवर्क में हो। वरना आवाम की राय वहां पर भी हिंदू, मोहतसब हिंदू ज्यादा जीत जाएं असेंबलियों में, आपके यहाँ भी कंजर्वेटिव लोग ज्यादा असेंबलियों में आ जाएं, यलगार हो, गजवा हिंद कर दो तो जमहूरियत, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी नहीं गारंटी करती, रिपब्लिक करती है। ये बात समझानी इसलिए जरूरी है कि 2022 से 2023 का पाकिस्तान, जब आप इमरान खान के सपोर्टर से पूछते हैं कि भाई जो आइन कहता है वो करना है ना, तो इमरान खान का सपोर्टर कहता था ले, अब आइन में अगर कोई बात गलत है तो हम वो मानेंगे जी। वो क्या हो रहा था, अवाम की राय। खतरनाक हो जाती है कभी कभी। अब क्या हो रहा है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, आइन क्या कहता है, 90 डेज में इलेक्शन करवाओ। अब इमरान खान और उसके सपोर्टर क्या कह रहे हैं, आइन की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। हालांकि कुछ अरसा पहले वही अवाम, इमरान खान के सपोर्टर, उनको जब कहा जाता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में लिखा है, तो कहते थे अब आइन को कोई तोड़ मरोड़ के अपने लिए इस्तेमाल कर ले, हम नहीं मानते ऐसे आइन को। आज आइन की बालादस्ती क्यों, क्योंकि आज ये फॉलो नहीं कर रहे आइन को, रुकावटें डाल रहे हैं कि 90 डेज में ये नहीं चाहते कि इलेक्शन। तो ये चीज समझने के लिए आपकी बुनियाद ये डेमोक्रेसी की होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही हो, वो पैंतरा बदलती रहती है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन में है नहीं, पाकिस्तान के मसाइल का हल कानून की बालादस्ती में है।
जिसको इस फेज में इमरान खान भी तोड़ने की कोशिश करता रहा, जिसको इस फेज में पीडीएम की हुकूमत भी तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रही। एक क्या 1000 इलेक्शन करवा लें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक कानून की बालादस्ती नहीं। सो जमहूरियत को कोई बहुत बड़ी बला, कोई ग्रैंड सोल्यूशन नहीं समझ लेना। आप थम्स अप या हैंड रेज करके बता सकते हैं कि बात समझ आई आपको या नहीं आई, इस कहानी की सारी समझ आई। यही मेरा पर्पस है इस बेसिक आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का, ये मेरा पर्पस है कि मेरे स्टूडेंट्स उनकी बेस बन जाए। अब पढ़ो डेमोक्रेसी, पढ़ो रिपब्लिक, बुनियाद ठीक होगी। आपको पता होगा कि बुनियाद ही डेमोक्रेसी को तो नापसंद किया गया। तो आज जी जिसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना भाई, वो नहीं है जो शुरू हुई थी। उसमें अकदार, उसमें वैल्यूज ऐड की गई, उनका तड़का लगाया गया, तड़का लगाया गया। लेकिन फिर भी इतनी परफेक्ट चीज नहीं है। जिसको हमने बहुत परफेक्ट बना दिया होगा। यही मेरा मकसद है इस सेशन के, छोटे छोटे की आइडियाज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करवा सकूं, ताकि वो इस पर अपनी एक ओपिनियन बना सके। अगर उसका शौक है, वो इसको और फर्दर पढ़ना चाहता है, तो अच्छी बात, वो इसको और पढ़ ले। फाशिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये खास तौर पर 20th सेंचुरी का जो अर्ली फेज है ना जी, यानी कि 1900 से 1950 का, इसमें ये बहुत ज्यादा हमें इसमें ये डिबेट नजर आती है। बाद में भी चली है, लेकिन इस फेज में इन तीनों आइडियोलॉजीज, तो मैं फिर इन तीनों आइडियोलॉजीज को एक कंपैरिजन की फॉर्म में अपने स्टूडेंट को करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि उसको समझ लगे कि ये चीजें क्या हैं। अगर मैं इन आइडियोलॉजीज को शुरू करवाने से पहले आपको ये बता दूं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये एक हैं या ये डिफरेंट हैं जी। मैं चैट ओपन कर रहा हूं आपकी, आप जरूर मुझे चैट में बताएं, ये एक ही हैं या ये टोटली डिफरेंट है। गुड। ये टोटली डिफरेंट है, मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चैट ऑफ करूंगा। लेकिन इनको शुरू करवाने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इनका टारगेट सेम होता है जी, इनकी बेसिस, बुनियादें सेम है जी, कैपिटलिज्म की भी, कम्युनिज्म की। तो एक झटका लगेगा जो सारे जो कह रहे थे कि ये डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट।
लेकिन इनके टारगेट सेम है, इनकी बुनियादें सेम। वो कैसे सेम है उसको देखने के लिए फिर मैं इनका कंपैरिजन बनवाता हूं। सेवनटीन्थ और 18th सेंचुरी, इसमें कुछ लिबरल स्कॉलर्स सामने आए, पॉलिटिक्स की डोमेन में और इकोनॉमी की डोमेन। जॉन लॉक, एडम स्मिथ। जॉन लॉक का ख्याल ये था कि किसी भी गवर्नमेंट का ये काम है कि वो लोगों को तहफ्फुज दे, उनके जान माल, उनकी प्रॉपर्टी, उसका तहफ्फुज ये गवर्नमेंट का काम है। और साइमल्टेनियसली मिनिमम इंटरफेरेंस करे लोगों की जिंदगियों में, तभी खुशहाली हो सकती। एडम स्मिथ का ख्याल था कि गवर्नमेंट तहफ्फुज दे, किसको? मंडियों को, मार्केट्स को तहफ्फुज दे, लेकिन मंडियों में, मार्केट्स में उन पर कंट्रोल ना करे। मंडी, मार्केट ओपन कंपटीशन पे चले, मुकाबले की फजा हो। जब मुकाबले की फजा होगी तो क्वालिटी बेहतर होगी, लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी। तो हुकूमत, अथॉरिटी सियासी तौर पर लोगों की मामलात में मुदाखलत ना करे। हुकूमत माशी तौर पर तजारती मंडी में गैर जरूरी मुदाखलत ना करे। इनको कहते हैं अर्ली लिबरल स्कॉलर्स। और बहुत से हैं लेकिन यहां पे दो काफी। 18th सेंचुरी के एंड में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, कारखाने बन गए, इंसानों की जगह मशीनों के जरिए काम होना शुरू हो गया। लेबर तो फिर भी ज़ाहिर रिक्वायर्ड थी। अब जिसके पास सरमाया ज्यादा है वो मार्केट्स को क्या कर गया? डोमिनेट कर गया। जिसके पास सरमाया ज्यादा वो मार्केट्स को डोमिनेट करता गया। ये ऐसा ही है कि आपके पास 10 लाख रुपए, आप कोई XYZ प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट्स खरीद लें, पर प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट है 1000 रुपया। 1000 रुपए की आपने 1000 चीजें ले ली, 10 लाख होगी। अब आपकी सोच ये है कि आपने इसको अपनी दुकान में रखना है, आपने इसको सेल करना है, और मैं 1000 वाली चीज, मेरी दुकान का खर्चा भी है, घर के खर्चे भी हैं, मैंने सेविंग भी करनी है, मैं कम से कम 1000 वाली चीज 1100 की बेचूं, कम से कम। सही है जी?
सो यूं मैं 1000 चीजें अगर 100 रुपए के मुनाफे से बेच लूं तो मैं 1 लाख रुपया कमा लूं। 50,000 मेरे खर्चे निकल गए, घर के, दुकान के, मुलाजमों के, तो 50,000 मेरी सेविंग हो गई। 50,000 के मेरे एक्सपेंडिचर, तो 50,000 की मेरी क्या हो गई, सेविंग। आपने सोचा, जब आप ये सोच रहे हैं तो मैं आ गया। मैं भी मार्केट में XYZ प्रोडक्ट्स ले आया खरीद के, जिस तरह आप लेके आए। मैं खरीद के ले आया 10 करोड़ की। मुझे भी 1,000 रुपए की ही प्रोडक्ट मिली है, जिस तरह आपको 1,000 की मिली है, मुझे भी 1,000 की मिली। सही है जी, यानी कीमत एक ही मिली है हमें, जिसपे हम खरीद के लाए, कोई कम ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मैं कितनी प्रोडक्ट्स ले आया मार्केट में, 1 लाख। आपकी दुकान पे पड़ी है 1,000, मेरी दुकान पे पड़ी है 1 लाख प्रोडक्ट्स। मैं ये सोचता हूं कि 1 लाख प्रोडक्ट है, 1,000 रुपए की मैं लेके आया, तो अगर मैं 1,050 रुपए की बेचूं, है जी, अगर मैं 1,050 रुपए की बेचूं, तो तब भी मुझे फायदा है। आप 1,100 की बेच रहे हैं, मैं 1,050 की बेच रहा हूं। खरीद हमारी एक ही है, जिससे हम पीछे से लेके आए, चाइना से मंगवाया, जहां मर्जी से मंगवाया माल हमने, खरीद एक ही है। लेकिन आपके पास कोई ग्राहक जा रहा है, आप कह रहे हो नहीं 1,100 से कम में नहीं देनी। क्यों? क्योंकि आप जितने का माल लेके आए हो, आप उसी के हिसाब से अपना मुनाफा देख रहे हो। वो मेरे पास आया, मैंने कहा 1,050 की, मतलब 50 रुपए की बचत, ये दुकानदार तो नहीं दे रहा। तो ज्यादा ग्राहक मेरे पास आए, मैं सेल करूंगा, आपकी दुकान पर लोग नहीं आएंगे, आपको मजबूरन 1,050 में चीज बेचनी पड़ेगी। फिर सेविंग खत्म, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही पूरा होगा, क्योंकि आधा आधा हो गया ना, आधे पे आ गए। मैं 50 रुपए के मुनाफा से, सिर्फ 50 रुपए के मुनाफे से मैं लाखों कमा गया, और आप 100 रुपए के मुनाफे से सिर्फ 1 लाख रुपया, और वो भी मेरी वजह से आपको कम करना पड़ा। हासिल बहस क्या हुई? सरमाया। जिसके पास सरमाया ज्यादा है वो मार्केट को डोमिनेट कर लेता है। तो ये जो फलसफा है कि हुकूमत मार्केट को सिर्फ तहफ्फुज दे, सिक्योरिटी दे, उस पर कंट्रोल ना करे, मार्केट को ओपन रखे, मुकाबले की फिजा बनाए, ये तो मर गया मैं, आप मर गए ना। आप तो दुआइयां दोगे कि भाई ये कैसा निजाम है जिसमें जिसके पास सरमाया ज्यादा है वही कमा रहा है, हमारा इस्तेसाल हो रहा है, हम तो मुनाफा ही नहीं कमा पा रहे, कैसे चलाएं अपने खर्चे। ये पॉइंट जेन में आता है जी, ये पॉइंट समझ आता है, दिमागों में पड़ता है ये पॉइंट। ये निजाम की खराबी है, सरमायादार एक्सप्लॉइटेशन करता है, इसकी एक झलक है।
इस बुनियाद पर खड़ा होता है क्या? कम्युनिज्म। ये एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि जब एडम स्मिथ ने बात की थी कि क्वालिटी बनेगी, मुकाबले की फिजा होगी, तो फर्द को, आपको, मुझे, आम आदमी को अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगी, आम आदमी का फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से निजाम चला, आम आदमी को फायदा बिल्कुल हुआ। यहां भी 1050 की चीज, यहां भी 1050 की चीज, लेकिन ये छोटे छोटे दुकानदार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, दुकानें बंद हो गई इनकी, सारा कुछ ये खा गया, इसकी मोनोपोली बन गई। अब मार्केट में XYZ चीज और कोई नहीं बेच रहा, सिर्फ ये बेच रहा है। अब ये बेच रहा है, अब इसकी मर्जी है, 1000 की चीज अब चाहे 2000 की बेचे, कोई पूछने वाला। इस चीज, ये चीज सरमायादार एक्सप्लॉयटेशन यहां पे आई पीक पे। गलत है, हम नहीं मानते इस चीज को। ओपन मार्केट, मुकाबले की फिजा, क्योंकि उस मुकाबले की फिजा में सरमायादार सब कुछ लूट के खा जाएगा, हड़प कर जाएगा। बुनियाद बनना शुरू हुई कम्युनिज्म की। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रियां लगी, मजदूर उनमें काम करने लग गए, मजदूरों की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन जो मालिक है वो सारा मुनाफा खाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं। मजदूर के लिए कोई हकूक नहीं है, सारा मुनाफा मालिक खाता जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको थोड़ी सी तनख्वाह पे आपने बस रखा हुआ, मुनाफा सारा मालिक खा रहा है। जो मेहनत करता है उसका कम अज कम मेयारे जिंदगी तो बेहतर करो, उसको नफे में, मुनाफे में उसको थोड़ा सा शेयर तो दो, उसके हकूक पूरे करो। ये निजाम की खराबी है। सरमायादार मुनाफा बनाता जा रहा है, गरीब इस्तेहसाल उसका होता जा रहा है। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कैपिटलिस्ट माइंड का ये ख्याल था कि अच्छी क्वालिटी की चीजें अब बनेंगी, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो फर्द को, लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, लोगों को अच्छी चीजें मिलना शुरू हुई, लेकिन मजदूर का इस्तेहसाल होना शुरू हो गया। तो इस मजदूर के हकूक को कैसे बचाना है, इस सरमायादार की एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचना है, ये बुनियाद बनी कम्युनिज्म की। लेकिन कम्युनिज्म एकदम नहीं आया। पूरी 19th सेंचुरी में ये हकूक, ये राइट्स, इसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स विद इन द सिस्टम, निजाम में रहते हुए हकूक लो, सोशलिज्म, इक्वालिटी लो, मसावात, बराबरी, निजाम में रहते हुए, इसी सिस्टम में रहते हुए हमें हकूक दो, सोशलिज्म, चलता रहा। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे मार्क्स आया, मिड में और एंड में कार्ल मार्क्स, जिसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये निजाम ही जब तक रहेगा एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी, तो निजाम बदलो।
हम इस निजाम में नहीं रह सकते। जब तक ये निजाम चलेगा, सरमायादार लूट मार करता है, मजदूर का इस्तेहसाल होता रहेगा। सो इसीलिए कहा जाता है ऑल कम्युनिस्ट आर सोशलिस्ट, कि जितने भी कम्युनिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि निजाम बदलो, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जब तक रहेगा इस्तेहसाल होता रहेगा, वो है कम्युनिस्ट। अपने अंदर अपनी जात में सोशलिस्ट भी हैं, क्योंकि वो लोगों के, मजदूरों के, आम आदमी के हकूक की बात कर रहे हैं। बट ऑल सोशलिस्ट आर नॉट कम्युनिस्ट। तमाम सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर सोशलिस्ट निजाम में रहते हुए हकूक डिमांड करने की बात करते हैं। सोशलिस्ट जरूरी नहीं है कि इनकलाब का सपोर्टर हो। कम्युनिस्ट इनकलाब का 100% सपोर्टर होता है। निजाम बदलो। समझा रही? बर्रे सगीर पाको हिंद के बड़े बड़े उलमा माजी में अपनी जात में सोशलिस्ट थे। हकूक, बराबरी, मसावात। समझ आ रही है जी? अल्टीमेटली जब कैपिटलिज्म की बुनियादें हमें देखते हैं हम, तो वो भी आम आदमी के लिए अच्छा मेयारे जिंदगी, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कम्युनिज्म भी आम आदमी को इस्तेहसाल से बचाना, आम आदमी की फलाह करनी, लेकिन तरीका फर्क है। सो जो बेस है कैपिटलिज्म की या कम्युनिज्म की, वो इंडिविजुअल ही है, आप में फर्द। हाँ, कैपिटलिज्म करप्ट होता गया, उसमें खराबियां आती गई, बीमारियां आती गई, वरना जो ओरिजिनल फॉर्म में अर्ली कैपिटलिज्म है, तो कहता है मार्केट ओपन रखो, तजारत करो, लोग मुनाफा कमाएं, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे लोग, जो है वो आपको फिर आपसे चीजें नहीं लेंगे। लेकिन डार्क साइड भी है कि भाई जिसके पास सरमाया ज्यादा होता है वो खा जाता है मार्केट को। ये प्रॉब्लम है। सो बुनिया ये वो चीजें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाह रहा हूं इन सेशंस में, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ताकि अब उनसे किसी भी फोरम पे कोई पूछे सोशलिज्म और कम्युनिज्म में फर्क क्या है, तो बता सकें कि सोशलिज्म एक वास्ट फ्रेमवर्क है, 25-26 टाइप्स का सोशलिज्म है, और उन्हीं में एक वन यूनिक टाइप रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। और उस रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को नाम क्या दिया जाता है? कम्युनिज्म। जितने बाकी टाइप्स के सोशलिज्म है, वो कहते हैं जो चल रहा है निजाम, इसी में बेहतरी ले आओ। कम्युनिस्ट कहते हैं निजाम ही तब्दील करो। और दूसरी तरफ है फाशिज्म। फाशिज्म
किसी फिलोसोफर की देन नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फलाना फिलोसोफर था जिसने फाशिज्म की आइडियोलॉजी दी, कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया, कैपिटलिज्म एडम स्मिथ, लिबरलिज्म जॉन लॉक। आप लेबल करते हैं आइडियोलॉजीज को, नाम देते हैं कि जी इस बंदे के आइडियाज से ये पहला काम शुरू। फाशिज्म किसी स्कॉलर की के माइंड की प्रोडक्ट नहीं है। फाशिज्म बुनियादी तौर पर हिटलर और मेजोलिनी, ये इटली का रूलर था, ये जर्मनी का रूलर था, इनकी पॉलिसीज को कलेक्टिवली नाम दे दिया जाता है फाशिज्म। फाशिज्म को अगर समझना है तो इसका कंपैरिजन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के साथ बना के ही समझाती है। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों में स्टेट पावरफुल हो, नहीं स्टेट पावरफुल ना हो। फाशिज्म में स्टेट पावरफुल हो। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म इंडिविजुअल के राइट्स फुलफिल किए जाए। मेथड डिफरेंट है, कम्युनिज्म अपने तरीके से, कैपिटलिज्म अपने तरीके से, लेकिन इनफरादी तौर पर आपके और मेरे हकूक फुलफिल हों, कैसे हों उसमें फर्क है। कम्युनिज्म कहेगा हम अपने तरीके से करेंगे, कैपिटलिज्म कहेगा मार्केट को ओपन रखो, लोगों को मुकाबले की फजा, ये वो हकूक लोगों के हम पूरे कराएंगे। फाशिज्म इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स स्टेट फुलफिल करे। उल्टा हो गया काम। इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स स्टेट फुलफिल करेगा तो उसके हकूक भी पूरे हो जाएंगे। नेशनलिज्म, कौमियत, ये बिगाड़ पैदा करती है, ये जंग की तरफ लेके जाती है, ये तबाही करती है। पीपल वांट ट्रेड, कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म, ये नेशनलिज्म ही तो बिगाड़ है सारा। इन्हीं के नाम पर कुछ डोमिनेंट एलीट, कुछ मिलिट्री जनरल्स लोगों का इस्तेसाल करते हैं। जड़ से उखाड़ के फेंको ऐसी बलाओं को। फाशिज्म, नेशनलिज्म ही सब कुछ है, रेसिज्म ही सब कुछ, सॉरी रेस ही सब कुछ है। सुपीरियर रेस, सुपीरियर नेशनलिज्म, हमसे बढ़ के को, हम अजीम को। ये बुनियादी फर्क है। हाँ, कुछ जगहों में हम देखते हैं कि कम्युनिज्म और फाशिज्म, इनमें सिमिलैरिटी भी है। मसलन कम्युनिज्म भी कहता है वायलेंस का इस्तेमाल करो ताकि माशरे में बराबरी ला सके। फाशिज्म कहता है वायलेंस का इस्तेमाल करो ताकि स्टेट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बराबरी न लाए। तो वायलेंस का इस्तेमाल क्योंकि दोनों तरफ नजर आता है,
तो हम कहते हैं ये सिमिलैरिटी है भाई, लेकिन उसके पीछे मकसद फर्क है। प्रेस पर पाबंदियां लगाओ ताकि हम अपनी आइडियोलॉजी लोगों में सरायत करवा सकें और उसी आइडियोलॉजी के ताबे फिर लोग माने बात को। प्रेस पर पाबंदियां लगाओ ताकि नो वन डेयर टू क्वेश्चन अस। प्रेस पे पाबंदियां हैं जी, सिमिलैरिटी है जी, लेकिन मकसद डिफरेंट है। इन सिमिलैरिटी से ये नहीं समझ लेना कि कम्युनिज्म और फाशिज्म एक है। और आखिरी बात, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है तो जितने भी कैपिटलिस्ट थे, जितने भी कम्युनिस्ट थे, ये एक जगह इकट्ठे हो गए वर्सेस फाशिज्म। यूएसएसआर, यूएस, यूके, फ्रांस, इवन उस दौर का चाइना, जो अभी रेवोल्यूशन तो नहीं आया था ना वहां, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट इकट्ठे हो गए इसके खिलाफ। जर्मनी, इटली, जापान, जापान भी फाशिस्ट था एट दैट टाइम। इकट्ठे हो गए कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैसे इकट्ठे हो गए? इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि इनकी बुनियादें सेम है, तरीकों में फर्क है, बुनियाद सेम है, इसलिए इकट्ठे हो गए। लेकिन जब इसको डिफीट कर दिया तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर 1945, फिर हमें वही कोल्ड वॉर देखने को मिल गई, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। जब कॉमन एनिमी था तो इकट्ठे हो गए थे, जब कॉमन एनिमी खत्म कर दिया तो आपस में जो फिर डिफरेंसेस थे वो सामने आ गए। तो हम जो आम लोग हैं, हम इसी को समझ लेते हैं, यही है जी सब कुछ। ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बुनियादें सेम है। इंसानों की फलाह करनी है, कैसे करनी है उस पर इख्तलाफ। सो ये बुनियादी 21st सेंचुरी में हम ऐसे ही फाशिस्ट रूलर्स, इनकी झलक देखना शुरू हो गए दुनिया में। कहीं ट्रंप की सूरत में, कहीं मोदी की सूरत में, कहीं पुतिन की सूरत में, कहीं एर्दोगान की सूरत में। और अगर आपको बुरा ना लगे और आपकी तबीयत पे नासाज ये ना गुजरे, घना ना गुजरे, तो कहीं इमरान खान की सूरत। ये फाशिस्ट रूलर्स हैं। ये अपने एक्शंस, अपनी स्टेटमेंट्स, उसमें फर्द को फोकस नहीं करते, ये अपनी जात को, कौमियत के जज्बात को सामने रखते हुए बात करते हैं, जो खतरनाक है। चलो आप निकाल ही दो एमी दिलों पे
घराना गुजरे पहल से रिकॉर्डेड सेशन भी है, और जो है वो पहला पहला सेशन है। आई मीन कारोबार में मंदा ना पड़ जाए, स्टूडेंट फीस ही ना दें कि नहीं नहीं, ये तो जो उस्ताद इमरान खान को शक की नजर से देखता है वो तो उसको तो उस्तादी करनी नहीं आती। आगे कासिम अली शाह का हाल तो बेचारे का सारों ने देख ही लिया। ले जी, कोई बात दिमाग में आई है जी? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फाशिज्म, बुनियादी डिफरेंस को यहाँ हम डिटेल आइडियोलॉजीज के लेक्चर में बिल्कुल बुनियादी बेसिक आइडियाज। अब जो इंटरेस्टेड है इनमें आगे बढ़ने में, इनको आगे एक्सप्लोर करने में, बिस्मिल्लाह करे, लेकिन बिल्कुल बुनियाद के एक लाइन में आपसे को पूछ ले, हाँ भाई क्या फर्क है? जितनी भी बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं दुनिया में, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर उन्होंने अडॉप्ट किया तो किसको किया? क्या उन्होंने फाशिज्म को किया या क्या उन्होंने कैपिटलिज्म को किया? कैपिटलिज्म को किया, फाशिज्म को नहीं किया। चाइना कम्युनिस्ट स्टेट, लेकिन कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज को अडॉप्ट कर चुकी। आज दुनिया में चार ही तो कम्युनिस्ट, प्रॉपर कम्युनिस्ट स्टेट्स दुनिया में चार ही हैं बस। वियतनाम है, लाओस है, क्यूबा है, चाइना है। लेकिन चाइना पार्शली हो गया ना अब, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम तो सारा कैपिटलिस्ट हो गया। और नॉर्थ कोरिया, यही तो है बस। आज कहां गई बाकी सारी? अडॉप्ट कर लिया कैपिटलिज्म से। फाशिज्म किसी ने नहीं किया, फाशिज्म बुराई है, बीमारी है। आखिरी कॉन्सेप्ट आज का, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म 2020 या 21 इसमें ट्रांसलेशन आई थी एक, जिसमें वर्ड आया साम्राज्य निजाम। तो लाहौर की एक मशहूर अंग्रेजी की टीचर, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर में ऑनलाइन फरमाया कि इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल सीएसएस के स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन में दे दिया गया। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये अंग्रेजी के कैसे उस्ताद हैं। साम्राज्य, इंपीरियलिज्म, बिल्कुल बच्चों वाला, कोई इसमें बात ही को नहीं ऐसी। वो क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स की बेसिक्स नहीं है, यहाँ उस्तादों की बेसिक्स नहीं है। साम्राज्य निजाम, इंपीरियलिज्म। फिफ्टींथ सेंचुरी से पहले पहले का इंपीरियलिज्म, साम्राज्य निजाम कैसे चलता था? ये आप एक मुल्क ए, ये आपके साथ बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है,
ये एफ है, ये जी, आप बड़ी पावर है। ये कमजोर है, आपने अटैक करके इसको अपना हिस्सा बना लिया। अब यहां से आप टैक्स भी ले रहे हैं, यहाँ के लोगों को आप अपनी फौज में उनसे भी काम ले रहे हैं, और फर्दर और आगे लाके कैप्चर कर रहे हैं। या आप सी को कह रहे हैं ठीक है, हम तेरे पे हमला नहीं करते, पैसे दे, प्रोटेक्शन मनी दे, या जंग के लिए तैयार हो जाए। कुछ ना कुछ शराइत लगा दी, या हमारे निजाम को मान लो, हमारे निजाम के मुताबिक चलो, वरना हमने तुम पे कब्जा कर लिया। 15वीं सदी से पहले पहले ये एक ही डायमेंशन थी। सबसे पहले इसको, इसके बानी थे रोमन्स। रोमन्स ने इसको, एम्पायर को फैलाया अपनी मेन लैंड के साथ साथ जुड़े इलाकों में। इसी चीज को आगे फिर मुख्तलिफ एम्पायर्स ने, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस ने फॉलो किया। 15वीं सदी तक यही फार्मूला चलता रहा इंपीरियलिज्म का। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक चलो, क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ही बेस्ट है। सही है जी। 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स ये तरीके थोड़े से बदल गए। 15 से लेके 20th सेंचुरी तक इंपीरियलिज्म स्टेजेस में चला। आप डायरेक्ट पहले अटैक या कंडीशंस नहीं, अब ये ए है, इसकी सराउंडिंग में बी है, सी है, डी है, आपस में क्लैश तो हैं, लेकिन कोई इतना पावरफुल नहीं है कि दूसरे को खत्म कर दे, डोमिनेट कर। एक दूसरे के साथ मुकाबला है, कंपटीशन है, तो रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस बहुत दूर, एफ, जी, एच, आई, जे ऐसे इलाकों में। तो चलो इन इलाकों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहले इन छोटे छोटे इलाकों की पहली स्टेज पर इनकी मार्केट्स के साथ ताल्लुक बनाया। फिर क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज थे ना, तो इन मार्केट्स को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया। मार्केट्स कंट्रोल में आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता टेरिटरीज को कंट्रोल करना शुरू कर, और फिर उन टेरिटरीज को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। इंडिया इसकी एग्जाम्पल है, अफ्रीका के इलाके इसकी एग्जाम्पल। ये तरीका चला इंपीरियलिज्म। इस तरीके को तमाम कम्युनिस्ट ने हाईलाइट किया कि ये इस्तेहसाल किया है। इन छोटे छोटे इलाकों के रिसोर्सेज यहां पर इस्तेमाल होते हैं, लूट सूट का बाजार गर्म हो गया। इंपीरियलिज्म। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 20th सेंचुरी में और अब 21st सेंचुरी में भी ये इंपीरियलिज्म चल रहा है, लेकिन अब किसी टेरिटरी को जाके कब्जा नहीं किया जा रहा।
डायरेक्ट कंट्रोल किसी मार्केट को नहीं बनाया जा रहा। अब क्या है? इनडायरेक्ट कंट्रोल। मानो हमारी बात, वरना सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। अब इनडायरेक्ट है। सही जी। इसी को फिर कहा जाता है न्यू इंपीरियलिज्म। इसी को कहा जाता है आईएमएफ के हथकंडे, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पंजे। तो आप पे कोई कंट्रोल तो डायरेक्ट नहीं कर रहे ना, टेरिटरी तो नहीं कब्जा कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट। इनको फिर हाईलाइट किया जाता है कि ये भी वही साम्राज्य निजाम अब ऐसा हो रहा है। सो ये जो है वो कुछ की आइडियाज जो आज के सेशन में आपको बताने थे। कल भी हम फ्री क्लास लेंगे। आपको कोई अंदाजा हुआ है जी कि मैं कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हमारी 3 क्लासेस में कुछ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बुनियादी, टाइटल ही हमने इसका ये रखा हुआ ना, बेसिक आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स, कि एक बेस बन जाए स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा हिंट मिल जाए। फिर इसके अगर आप जो सिलेबस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, पहले 3 लेक्चर्स में ये कोई 15-20 के करीब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे बात हो जाएगी। फिर कोई 6-7 लेक्चर्स हैं जिनमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री का ओवरव्यू है। फिर कुछ की कॉन्सेप्ट्स आईआर के, पॉलिटिकल साइंस के। फिर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स एजुकेशन में, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, फिर थोड़ी सी फिलोसफी, फिर पॉलिटिकल फिलोसफर्स, फिर रिलीजन, फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फेमिनिज्म, जेंडर, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे एरियाज से मिला। सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन ही हम करेंगे तो हमारे 50-60 आइडियाज, उन पे हमारी क्लैरिटी हो जाएगी, बेसिक आइडियाज। जो इंटरेस्टेड हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, वो कोऑर्डिनेटर से राब्ता जो कर सकते हैं, उससे डिटेल ले सकते हैं और अपनी फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। आज और कल की क्लासेस फ्री होंगी और उसके बाद फिर हम बाकी जो सिलसिला है वो चलता रहेगा आगे, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू जी।